हाँ, अरे बाप रे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करें वैद्युत बल रेखाओं की। इसके बारे में थोड़ा आप सोचो। आप पिछले क्वेश्चनों में सीख चुके हैं कि जैसे ये कोई आवेश कहीं रखा हुआ है, ये कोई आवेश है, ये कोई भी आवेश हो, मान लो सपोज दैट ये माइनस का आवेश है या प्लस का, जो भी आप आवेश मानना चाहें अपनी मर्जी से मान सकते हैं। जब ये आवेश कहीं रखा जाता है कोई आवेश, तो ये आवेश अपने चारों साइड क्या बनाता है? जैसे ही हमने किसी आवेश को कहीं रखा, वो आवेश तुरंत अपने चारों साइड एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, एक एरिया बनाता है। ठीक है, जैसे ही आवेश यहाँ रखा, इस आवेश ने अपने चारों साइड विद्युत क्षेत्र बना लिया। ये विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है? ये विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है कि अगर कोई दूसरा आवेश इतने एरिया के अंदर आ गया, इतने क्षेत्र के अंदर आ गया, तो ये वाला आवेश उस दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेगा। अगर समान होगा तो प्रतिकर्षित कर देगा, और अगर विपरीत होगा तो आकर्षित कर देगा, है ना? ये ऐसा क्षेत्र होता है। जैसे मान लो कोई प्लस का आवेश इस क्षेत्र के अंदर आ गया, तो ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को आकर्षित कर लेगा, अपने पास खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का आवेश है। और अगर ये प्लस का आवेश इस विद्युत क्षेत्र से बाहर होता, तो अंदर नहीं होता, तो ये आवेश माइनस वाला आवेश इस प्लस के आवेश का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्लस का आवेश इस कवरेज क्षेत्र से बाहर है, इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है, इसकी पहुंच से बाहर है। सीधी सीधी बात। तो आप लोग पहले ही सीख चुके हैं कि जब हम किसी आवेश को कहीं रखते हैं, तो उस आवेश के चारों साइड उसका एक विद्युत क्षेत्र बनता है। और विद्युत क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी आवेश के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां तक वो आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उस क्षेत्र को अपन उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इतने क्षेत्र में ये सबको आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अब बात सोचने वाली यहाँ पर है कि आप देख रहे हैं ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है, जो कि इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर आ चुका है, बाउंड्री लाइन के अंदर आ चुका है। और अब आप ये भी देख रहे हैं कि ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को आकर्षित करेगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जब ये प्लस का आवेश आकर्षित होगा, तो प्लस का आवेश यहाँ से चलेगा और चल करके माइनस का आवेश के पास पहुंच जाएगा, उससे जाकर के मिल जाएगा। आकर्षित करने का मतलब यही होता है। जैसे आपने देखा होगा, दो चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थोड़ा नजदीक हो, दो चुंबक एक दूसरे के थोड़ा नजदीक हो, तो वो दोनों चुंबक एक दूसरे जाकर के चिपक जाती है, आकर्षित करती है। तो वैसे ही ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा और अपने पास बुला लेगा। लेकिन बात यह है कि इतना तो आप सब लोग पहले से जानते हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये बन रही है कि आखिर सोचने वाली बात है कि ये माइनस का आवेश यहाँ रखा है। सब बच्चे ध्यान से सोचना, माइनस का आवेश यहाँ रखा है, प्लस का आवेश यहाँ रखा है। ये माइनस का आवेश प्लस के आवेश को इतनी दूरी से कैसे खींच लेता है भाई? आखिर ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश पर ऐसा कौन सा जादू चलाता है कि ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को खींच लेता है? आकर्षित करता है, ये बात तो हमें मालूम है, आकर्षित करता है, लेकिन खींच कैसे लेता है? हम माने ये हमारी उंगली है, ये उंगली ऐसे है, यहाँ पर बोर्ड से तो दूर है, आपको दिख रही है। बोर्ड के और उंगली के बीच में कितना गैप है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब हम सोचे कि हम अपनी उंगली से इस बोर्ड को खींच लेंगे, तो क्या हम खींच सकते हैं? या हम सोचे कि यहीं से अपनी उंगली से इस बोर्ड को आगे की ओर भेज देंगे, तो क्या हम भेज सकते हैं? जब तक ये उंगली इससे जाकर के टच ना हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ना हम उसे खींच सकते हैं, ना आगे की ओर भेज सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये माइनस का आवेश यहाँ रखा है, प्लस का आवेश यहाँ रखा है, दोनों के बीच में गैप है, दिख रहा है? दोनों के बीच में खाली जगह पड़ी हुई है, गैप है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये माइनस का आवेश प्लस के आवेश को खींचता कैसे है? क्या कोई रस्सी बंधी है क्या दोनों के बीच में कि वो रस्सी से खींच रहा है? रस्सी तो है नहीं है।
तो फिर ऐसा क्या माध्यम है कि ये माइनस का आवेश प्लस के आवेश को अपनी ओर खींच लेता है? आकर्षित करेगा ये बात तो हम जानते हैं, पर कर कैसे लेता है? क्या ये कोई शक्तिमान है? आप लोगों ने देखा होगा बचपन में शक्तिमान। शक्तिमान में क्या होता था? शक्तिमान की उंगली में शक्ति होती थी, वो ऐसे उंगली करता था, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जैसा करंट निकलता था, आपको मालूम है, देखा होगा शक्तिमान। उसमें से करंट निकलता था और सामने वाले को कैसे भी अपने पास खींच लेता था या दूर भेज देता था। तो वो शक्तिमान था, उसकी उंगली में से करंट निकलता था। इसमें क्या होता है भैया ऐसा, ये दोनों दूर दूर हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, रस्सी वगैरह भी नहीं बंधी है, तो ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को फिर कैसे खींच लेता है? सोचने वाली बात है। या यहाँ कोई दूसरा आवेश मान लो माइनस का ही आ जाता, सपोज दैट, तो ये माइनस का आवेश इस माइनस के आवेश को प्रतिकर्षित करके, धक्के मार करके अपने विद्युत क्षेत्र से दूर भगा देता। तो कैसे भगा देता है, बस बात ये बन रही है। यहाँ तो गैप है, क्या इसके हाथ कानून से भी लंबे हो गए कि यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इसको दूर भगा देगा? यहाँ तो गैप है ना दोनों के बीच में, तो क्या माध्यम है कि कैसे भगा देगा? सोचने वाली बात है। और ये तो केवल आवेश की बात है जिसे आप लोगों ने देखा नहीं है, हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहे हैं आप लोगों को। चुंबक तो सब लोगों ने देखी होती है, आप चुंबक को देखते हैं कि एक चुंबक इधर है, एक चुंबक ये है, ये दोनों चुंबक बस इतना नजदीक ले आओ तो ये दोनों चुंबक अपने आप एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं और एक दूसरे से चिपक जाती हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये दोनों चुंबक ने एक दूसरे को आकर्षित कैसे किया, एक दूसरे को खींचा कैसे? क्या इन दोनों चुंबक के बीच में कोई रस्सी लगी है? क्या कोई कनेक्शन है? ऐसा क्या माध्यम है कि जिस माध्यम की वजह से एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच पा रही है? ऐसा क्या माध्यम है इन दोनों चुंबक के बीच में? सोचने वाली बात है ना? तो इसके लिए अब आप सीखें ध्यान से। होता क्या है कि जब एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, जैसे मान लो प्लस का आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में आ गया, तो अब ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को आकर्षित करेगा, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में गैप है, खाली जगह पड़ी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ये खींच सके उसको। लेकिन एक चीज होती है जो आप लोगों को दिखाई नहीं देती है, और वो चीज है विद्युत बल रेखाएं। कौन सी चीज है? विद्युत बल रेखाएं। क्या होता है कि जब कहीं पर दो आवेश पास पास में होते हैं तो उन दोनों के बीच में विद्युत बल रेखाएं बनती है इस तरह से। ये दिख रही है विद्युत, और याद रखना ये सीधी नहीं बनती है, कुछ थोड़ा सा कर्व लेकर के बनती है, वक्राकार रूप में। दिख रही है वक्राकार रूप में, इस तरह से कर्व लेकर के, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनती है सीधी। ये विद्युत बल रेखाएं इन दोनों आवेशों के बीच में बनती है, और ये विद्युत बल रेखाएं हकीकत में तो होती हैं लेकिन हमें ये दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए इन विद्युत बल रेखाओं को हम बोलते हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, कल्पना की गई होती है, कि यहाँ पर कल्पना करना पड़ती है कि इन दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, और ये विद्युत बल रेखाएं क्या काम करती हैं? एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने का काम करती हैं। जैसे कि ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को अपने पास खींच रहा है, तो ये जो माइनस का आवेश प्लस के आवेश को अपने पास किसके माध्यम से खींच रहा है? इन विद्युत बल रेखाओं के माध्यम से। ये विद्युत बल रेखा यहाँ पर पूरा रस्सी का काम करेंगी, और इन वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को अपने पास खींच पाएगा। या फिर मान लो कि यहाँ पर कोई दूसरा माइनस का आवेश होता, तो ये माइनस का आवेश इस दूसरे माइनस के आवेश को प्रतिकर्षित करता, समान आवेश है इसलिए सजाती है, प्रतिकर्षित करता, दूर भगा देता प्रतिकर्षित करके। तो ये प्रतिकर्षित जब ही कर पाएगा जब यहाँ वैद्युत बल रेखाएं होंगी, और इन वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही इन पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, अपने क्षेत्र से दूर भगाएगा, क्योंकि सजाती आवेश है। तो कोई भी दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित जो कर पाते हैं, वो किसकी वजह से कर पाते हैं? वैद्युत बल रेखाओं की वजह से। और ये वैद्युत बल रेखाएं होती तो हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर हम आप लोगों को इसके लिए अंधेरे में नहीं रखेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलेंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ बच्चों ने महसूस किया होगा,
और जिन लोगों ने आज तक ऐसा महसूस नहीं किया वो अब घर पर करके देख लेना, हम बताते हैं। आप इमेजिन करो कि हमारा बोर्ड नहीं है, ये किसी टीवी की स्क्रीन है, ये एलईडी टीवी की स्क्रीन है, ठीक। और आप जानते हैं या देखा होगा कि हम अपना हाथ इस टीवी की स्क्रीन के नजदीक लेकर के जाएं इस तरह से, और हमें अपना हाथ टीवी की स्क्रीन से टच नहीं करना है, बस उसके नजदीक लेकर के जाना है। उस स्क्रीन से अपना हाथ हमें टच नहीं करना है, बस उसके नजदीक लेकर के जाना है, बिल्कुल नजदीक, बस टच ना हो लेकिन बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए। तो आप देखेंगे कि हमारे हाथ को एक अजीब सा क्षेत्र महसूस होता है, अजीब सा क्षेत्र महसूस होता है। तो वो जो अजीब सा क्षेत्र महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ है यहाँ पर, कोई क्षेत्र महसूस होता है, करके देखना करते हैं। तो जो अजीब सा क्षेत्र महसूस होता है वो क्षेत्र नहीं बल्कि वो वैद्युत बल रेखाएं हैं, और इन बल रेखाओं के द्वारा बनने वाला वो वैद्युत क्षेत्र ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि हम हल्के हल्के कागज के टुकड़े या कोई पतली वाली पॉलीथीन का पीस अगर टीवी स्क्रीन के पास ले जाएं तो वो तुरंत टीवी स्क्रीन से अपने आप चिपक जाता है। टीवी स्क्रीन उसे कैच कर लेती है, अपने आप चिपक जाता है। कैसे? वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। वहां टीवी स्क्रीन पर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, और ये वैद्युत बल रेखाएं हमें पहले ज्यादा देखने को मिलती थी जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी। उसमें वैद्युत बल रेखाएं कुछ ज्यादा ही निकलती थी और स्ट्रॉन्ग निकलती थी। उसके बाद ब्लैक कलरफुल टीवी आई, उसमें भी निकलती लेकिन कम। और अब तो स्मार्ट टीवी आ गई है एलईडी वाली, तो उनमें भी वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं, पर इतनी नहीं जितना ब्लैक एंड व्हाइट में बनती थी। और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की वजह से आपकी आंखें कमजोर होती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि ये आपकी टीवी स्क्रीन है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं बाहर की साइड। आप इमेजिन करो कि एक पतली सी पॉलीथीन का पीस लेकर के जब हम इस टीवी स्क्रीन के पास जाते हैं तो कैसे वो पॉलीथीन की जो पीस है उसको टीवी स्क्रीन कैसे अपनी ओर खींचता है, आकर्षित कर लेता है, और वो पॉलीथीन का पीस तुरंत उससे चिपक जाता है। देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज करके देखना करते हैं, तुरंत टीवी स्क्रीन से चिपक जाता है। आप सोचो कि वैद्युत बल रेखाएं जब उस पॉलीथीन के पीस को खींच रही हैं तो वो आपके आई रे को कितना खींचेंगी, आंखों की रोशनी को कितना खींचेंगी। और आप जब लगातार काफी टाइम तक उसे देखते हैं तो आपका आई रे का कांटेक्ट बनता है जिससे वो वीक होती है। अब ऐसी समस्या थोड़ी कम हो गई है क्योंकि अब स्मार्ट टीवी आ गई है, तो ये वैद्युत बल रेखा काफी हद तक रिड्यूस हो गई है, इनके अंदर कम हो गई है, जिससे हमारी आंखों पर इतना इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुरक्षित हैं, अभी भी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है। फोन ज्यादा चलाने से अभी भी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है। फोन की स्क्रीन पर हम इतना इसे महसूस नहीं कर सकते वैद्युत बल रेखाओं को, क्योंकि वो ना के बराबर होती है, ऊपर से टेम्पर लगा होता है, स्क्रीन भी छोटी होती है, तो हम वहां इसे इतना महसूस नहीं कर सकते। टेलीविजन पर कर सकते हैं, हाँ, फोन की स्क्रीन पर नहीं कर सकते हैं, ठीक। टेम्पर वगैरह लगा होता है, स्क्रीन भी छोटी होती है और उसमें ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं महसूस नहीं होती है, इसलिए। तो अब आपने देखा है वैद्युत बल रेखाएं कि ये वैद्युत बल रेखाएं होती तो हैं लेकिन काल्पनिक होती हैं। हकीकत में हम अपनी आंखों से इनको डायरेक्ट नहीं देख सकते, इसलिए कहते हैं कि ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, कल्पना करना पड़ती है इनकी। दूसरी बात, इन वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको और अच्छे से समझना है तो केवल समझाने के लिए हम ऐसा बता सकते हैं कि आप लोगों ने शक्तिमान में देखा होगा। शक्तिमान में शक्तिमान अपनी उंगली से शक्ति निकालता है, देखा है, और वो एक लाइन जाती है, करंट की लाइन जाती है। तो जो करंट की लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है, वो क्या है? वो वैद्युत बल रेखा ही तो है। करंट या इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैद्युत, और शक्तिमान उस लाइन से क्या करता है? बल लगाता है, ताकत लगाता है, और ताकत लगा करके किसी दूसरे इंसान को अपने पास खींच लेता है या दूसरे यहाँ से दूसरे इंसान को दूर भगा देता है। तो बल लगा के यही तो काम कर रहा है, तो वो क्या है? वो वैद्युत बल रेखा है। आप इस तरह से उसे समझ सकते हैं, ठीक। तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, किस तरह से होती हैं, क्या काम करती हैं, और ये अपन ने सब कुछ इसका समझ लिया है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर, इसकी परिभाषा के लिए, ठीक। तो इसकी परिभाषा की सीधी सीधी हम बात करें तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे होता क्या है, यहाँ देखना ध्यान से कि आपका ये कोई आवेश रखा है, माइनस का आवेश, अभी हम बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये कोई माइनस का आवेश रखा है,
और ये माइनस का आवेश है या प्लस का, किसी का भी आप ले सकते हैं। ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ गया प्लस का, तो अब आपको पता है कि ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। किसके द्वारा? वैद्युत बल रेखा के द्वारा। किसके द्वारा खींचेगा? वैद्युत बल रेखा के द्वारा। अब ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को खींचता है अपने पास वैद्युत बल रेखा के द्वारा। कुछ वक्राकार होती है वैद्युत बल रेखाएं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनती है, इस तरह से मान लो। ठीक, अब ये जो प्लस का आवेश यहां से जाएगा इस तरह से चल करके ऐसे ऐसे ऐसे, और कहां पहुंच जाएगा? माइनस आवेश के पास। क्यों? क्योंकि माइनस आवेश इस प्लस के आवेश को आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, इसलिए प्लस का आवेश यहां से इस तरह से चल चल के और माइनस वाले आवेश के पास पहुंच जाएगा। अब जो ये प्लस का आवेश जिस रास्ते पर चल करके गया है इस तरह से, इस रास्ते पर अगर हम एक लाइन खींचें, एक रेखा खींचें, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखा। इस रेखा को हम क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखा। अगर हम वैद्युत बल रेखा बनाना चाहें पेज पर, ग्राफ पर, तो कैसे बनाएंगे? एक माइनस का आवेश रखा है, एक प्लस का आवेश रखा है। ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो प्लस का आवेश इस तरह से चल करके जाएगा। और जिस रास्ते पर ये प्लस का आवेश चल करके जा रहा है, जिस पथ पर, पथ मतलब होता है रास्ता, जिस पथ पर ये प्लस का आवेश चल करके जा रहा है, जिस रास्ते पर ये प्लस का आवेश चल करके जा रहा है, वो रास्ता या उस रास्ते पर अपन जो लाइन खींच रहे हैं इस तरह से, जैसे हम खींच रहे हैं लाइन, इस लाइन को, इस रेखा को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा, जिस पर आपका प्लस का आवेश चल करके गया है। इस आधार पर वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या बनेगी? तो बहुत सिंपल परिभाषा बनेगी कि वह काल्पनिक, काल्पनिक शब्द क्यों आया? क्योंकि आपको पता है वैद्युत बल रेखाओं को हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते, इसलिए इसकी कल्पना करना पड़ती है। तो वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र। निष्कोण का मतलब होता है जहां पर कोई कोण ना बने, बिल्कुल खुला हुआ, क्योंकि ये वैद्युत बल रेखा कैसी है? खुली हुई है, दिख रही है ना, इस तरह से वक्राकार पथ में कोई कोण तो नहीं बना रही है। तो वह काल्पनिक और निष्कोण मतलब कि बिना कोण वाला वक्र, वक्र आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश, ये प्लस का आवेश है, प्लस का क्यू, इसको अपन क्या कहते हैं? एकांक धन आवेश। ये तो सीख चुके हैं ना। एकांक का मतलब होता है एक, धन मतलब प्लस का और आवेश मतलब क्यू। तो प्लस का एक क्यू लिखो या प्लस क्यू लिखो, बात तो एक ही है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? स्वतंत्र एकांक धन आवेश। तो वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस वक्र पर आपका ये स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन करता है, मतलब कि चल करके जाता है दूसरे आवेश के पास, उस वक्र को या उस रेखा को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा लिखना बेटा। क्वेश्चन हमने पहले ही बोल दिया है, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो क्वेश्चन लिख लें। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऊपर। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया है वो आंसर में हेडिंग बनाए परिभाषा। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए और जल्दी से हेडिंग बनाए परिभाषा। परिभाषा हम चाहते तो और भी सिंपल बनाते, पर इस परिभाषा को क्यों लिखवा रहे हैं इसका मतलब आपको आगे पता चलेगा, इससे हमें फायदा है ना। तो आप इसकी परिभाषा में लिखना डैश करके, वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र, वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र, हाँ ये बोलो ना कि लिखना नहीं आ रहा है, इधर देखो सामने। वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र, माइक ऑफ कर लो, सामने देखो। वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश,
जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। स्पीड में लिखना बेटा, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। देख लिया, सीधी सीधी परिभाषा है। अब हेडिंग बनाओ गुण। अब हेडिंग बनाना सब बच्चे गुण। अब हम इसके गुण लिखेंगे। परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। काल्पनिक मतलब कल्पना किया हुआ, निष्कोण मतलब ये कोई कोण नहीं बनाता है, वक्र मतलब ये वक्राकार है और इस पर कौन चलता है, एकांक धन आवेश इस पर गमन कर सकता है, चलता है, और इस आवेश के चलने से जो रेखा बनती है इस रेखा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। अब हमें इसके गुण लिखना है और गुण अगर आपने परिभाषा याद कर ली तो आपको गुण याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर से अपन गुण बनाएंगे। यही टैलेंट होता है टीचर का कि अलग से मेहनत ना करना पड़े। इस परिभाषा के अंदर ही आपको कम से कम 3-4 गुण मिल जाएंगे और पूरे 5 लिखना होती है, तो याद करना कितना करना पड़ेगा, मुश्किल से ज्यादा एक आध। पहला गुण क्या बनेगा आपको पता है, परिभाषा से देखो, ये रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। इन रेखाओं को हम अपनी आंखों से डायरेक्ट देख नहीं सकते, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, है ना। एक सेकंड, तो बेटा आपका पहला गुण क्या बन जाएगा, यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। बन गया कि नहीं बन गया पहला गुण, कहां से बना, परिभाषा के पहले शब्द से। तो सब हाँ, अच्छा क्यों बेटा, वीडियो दिक्कत कर रही है क्या, कोई बच्चा बताना। हाँ ठीक है, सुन लिया। और किस, अच्छा सही हो गई है, ठीक है। तो पहला लिखना बेटा, पहला पॉइंट, यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। पहला पॉइंट, यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक, पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरा गुण भी हम इसी की परिभाषा से बनाएंगे। हमें परिभाषा में से पॉइंट बनाना है जिससे याद ना करना पड़े, बच जाए याद करने से, नंबर 1 के कामचोर जो है। तो पहला पॉइंट बन गया, यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। दूसरा पॉइंट परिभाषा में से क्या बनेगा, परिभाषा में क्या लिखा है, वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र। अब दूसरा पॉइंट बन गया क्या, यह रेखाएं निष्कोण वक्र बनाती हैं। निष्कोण का मतलब समझते हो, बिना कोण वाला। लेकिन एक इसका हिंदी शब्द दूसरा भी होता है, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख के दिखाते हैं। निष्कोण वक्र को हम खुला वक्र भी बोलते हैं। कैसा वक्र बोलते हैं, खुला वक्र। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव है, खालिस्तान के तौर पर ज्यादा पूछा जाता है। वैद्युत बल रेखाएं खालिस्तान वक्र बनाती हैं। तो आपके पास चॉइस है, आप निष्कोण शब्द भी लिख सकते हैं और आप खुला शब्द भी लिख सकते हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं निष्कोण या फिर खुला वक्र बनाती हैं। दिख रहा है आपको ये वक्र, एक साइड से नीचे की साइड से कैसा है, खुला हुआ, इसलिए खुला वक्र बनाती हैं, या निष्कोण बिना कोण वाला। तो आप दूसरा गुण लिखना इसका, यह रेखाएं निष्कोण वक्र, यह रेखाएं निष्कोण वक्र, ब्रैकेट में लिखो खुला वक्र, यह रेखाएं निष्कोण वक्र, ब्रैकेट में खुला वक्र बनाती हैं। निष्कोण वक्र ब्रैकेट में खुला वक्र बनाती हैं। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या बनेगा,
परिभाषा को आगे पढ़ेंगे तो तीसरा पॉइंट भी देखने को मिलेगा। परिभाषा में लिखा है वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। गमन करने का मतलब जानते हैं ना, गमन करने का मतलब होता है चलना। गमन उसका शुद्ध हिंदी शब्द है। गमन करने का मतलब होता है चलना, मतलब इस पर एकांक धनावेश चल करके जाता है। इससे जो रेखा बनती है इसके रास्ते की, उस रेखा को अपन वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा परिभाषा से कि इस रेखा पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, मतलब कि चल सकता है। बनाओ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखना, इन रेखाओं पर एकांक धन आवेश, इन रेखाओं पर एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। इन रेखाओं पर एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। इन रेखाओं पर एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। बना लिया? 3 पॉइंट बन गए और एक भी पॉइंट हमें याद नहीं करना पड़ा। कहां से बने? परिभाषा से बने। इसलिए इस परिभाषा का फायदा था, इसलिए हमने इस परिभाषा को लिखवाया। अब चौथा पॉइंट कहां से बनाएंगे? अपनी समझ से, अपने दिमाग से। देखो कैसे। आप जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कहाँ बनेंगी, कहाँ कहाँ फैली होती हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब हम कहीं पर किसी आवेश को रखते हैं, जैसे आवेश रखा है, तो ये आवेश अपने चारों साइड क्या बनाता है? अपना वैद्युत क्षेत्र बनाता है। इस वैद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है? इस वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आ गया तो ये वाला आवेश उस दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेगा। किनके द्वारा कर पाता है? अब हम हकीकत को जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा कर पाता है। और ये वैद्युत बल रेखाएं पहले से ही इसके पूरे क्षेत्र के अंदर इस तरह से फैली होती है। इस आवेश का जितने एरिया में वैद्युत क्षेत्र है, देखो वैद्युत क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रही है, जितने एरिया में इसका वैद्युत क्षेत्र है उतने क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं पहले से ही फैली होती हैं। और जैसे ही कोई आवेश इस क्षेत्र में आता है, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, कहीं भी आ जाए, वैद्युत बल रेखाएं चारों साइड फैली है। तो जैसे ही कोई आवेश इस क्षेत्र में आता है तो ये आवेश, ये वैद्युत बल रेखाएं तुरंत उस दूसरे आवेश को आकर्षित कर लेती हैं, खींच लेती हैं, या प्रतिकर्षित करना होता है तो प्रतिकर्षित कर देती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं कहाँ बनती हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर बनती हैं, उससे बाहर तो नहीं बनती हैं। तो अगला पॉइंट क्या बन जाएगा? यह वैद्युत क्षेत्र के अंदर बनती है। पॉइंट नंबर 4, सब बच्चे लिखना, यह बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर बनती हैं। यह बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर बनती हैं। एक सेकेंड। चौथा पॉइंट अपन लोग लिख चुके हैं कि यह बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर बनती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन बल रेखाओं की वजह से वैद्युत क्षेत्र बनता है। अगर बल रेखाएं नहीं हो तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा वैद्युत क्षेत्र, है ना। दूसरी बात, अब अपन 4 पॉइंट बना चुके हैं। अब कौन सा पॉइंट बनाएंगे अपन लोग? 5वां पॉइंट। की कोई कमी नहीं है, पॉइंट अपन कितने भी बना सकते हैं, सब अपने घर की बात है ना। अब इन वैद्युत बल रेखाओं के बारे में थोड़ी सी एक खास चीज सीखो। आपको पता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। ठीक, होता क्या है कि ये धनावेश जब कहीं रखा होता है और इसका वैद्युत क्षेत्र बनता है, जैसे इसका वैद्युत क्षेत्र ये बना। अब इस वैद्युत क्षेत्र में ये बल रेखाएं जो बनेंगी,
वो बल रेखाएं इस आवेश की बनेगी बाहर की ओर। किस साइड बनेगी? बाहर की ओर। वो बल रेखाएं इस आवेश की जो बनेगी वो किस साइड बनेगी? बाहर की ओर। देखो एरो का निशान लगा के दिखाया हमने कि धन आवेश अपने विद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं बनाएगा वो बाहर की ओर बनाएगा। क्यों बाहर की ओर क्यों बनाता है? क्योंकि ये धन आवेश है, धनी व्यक्ति है, और धनी व्यक्ति क्या करता है? देता है। इसलिए बल रेखाएं बाहर की ओर दे रहा है, बाहर की ओर बना रहा है। और जो माइनस आवेश है ये कौन है? इसकी नियत तो आप जानते ही हो, कैसा है? ऋणी है, ऋण आवेश है। और क्या करता है? इसका काम है दूसरों से मांगना, लेना, है ना? तो ये क्या करेगा? इसके यहाँ जो वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी इस तरह से, वो वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो किधर होगी? अंदर की ओर होगी। किधर होगी? अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि ये तो लेता है, आने दो, और ये देता है, जाने दो। इसलिए इसकी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर और इसकी वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर बनती है। बहुत डीपली बात चल रही है, कभी आप लोगों से कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, नहीं करना है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि अगर कहीं पर प्लस का आवेश है और वो प्लस का आवेश अपना विद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो उसमें जो विद्युत बल रेखाएं बनेगी वो बाहर की ओर बनेगी। देने वाला है, धनी है। और अगर कहीं माइनस का आवेश है और माइनस का आवेश अपना विद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो उसमें जो विद्युत बल रेखाएं बनेगी वो अंदर की ओर बनेगी। ये कहता है आने दो, मैं लूंगा, क्योंकि ऋणी है, लेने के लिए तैयार बैठा है। एरो का निशान दिख रहा है, अंदर की ओर लगा हुआ है, और इसमें एरो का निशान दिख रहा है, बाहर की ओर लगा हुआ है। तो वैसे तो नॉर्मली हम इसमें एक पॉइंट ये कह सकते हैं कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर बनती हैं और ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर बनती हैं। ये पॉइंट बन सकता है। इससे भी अच्छा पॉइंट अपन बना सकते हैं, पॉइंटों की कमी अपने पास नहीं है। जब नॉलेज अच्छा होता है तो पॉइंट कितने भी बन जाते हैं। आप देखें कि मान लो सपोज दैट कहीं प्लस वाला आवेश भी बैठा हो और माइनस वाला आवेश भी बैठा हो, और दोनों आवेश एक दूसरे के पास पास बैठे हों, एक दूसरे के नजदीक, जैसे कि ये बैठे थे ये। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में इन दोनों के बहुत सुर मिलेंगे, दोनों बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। देखो कैसे, देखना, ये सोचना इसका विद्युत क्षेत्र है, वो तो हमने वैसे ही गोला बनाया है, क्षेत्र तो उसका बड़ा है दोनों का। प्लस वाला आवेश बल रेखाओं को देगा, उसका काम है देने का, क्योंकि वो धनी है, बाहर की ओर निकालेगा। और माइनस वाला आवेश बल रेखाओं को लेगा, उसका काम है लेने का। क्यों? क्योंकि वो ऋणी है। अब देखना दोनों की जोड़ी कैसे मिलने वाली है। कैसे मिलेगी? प्लस का आवेश कहेगा जाने दो, जाने दो, इस तरह से। प्लस का आवेश का काम है देने का, बाहर की ओर निकाल रहा है। माइनस का आवेश क्या कहेगा? आने दो। क्यों? क्योंकि उसका काम है लेने का, वो ऋणी है, माइनस का, आने दो। इस तरह से कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं किस तरह से? ये देखो, ये आवेश गया, ये बल रेखा जा रही है बाहर की ओर, तो प्लस के आवेश से तो बाहर की ओर ही निकल के जा रही है, आप देख रहे हैं। और माइनस के आवेश के लिए अंदर आ रही है, दिख रहा है एरो का निशान, क्या माइनस के आवेश के अंदर आ रही है। तो जब कहीं पर प्लस का आवेश और माइनस का आवेश दोनों मौजूद हों और दोनों एक दूसरे के नजदीक मौजूद हों, तो ऐसी स्थिति में फिर वैद्युत बल रेखाएं बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाती हैं कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस के आवेश से निकलती हैं और कहां पर पहुंचती हैं? माइनस के आवेश तक जाती हैं, क्योंकि प्लस का आवेश बल रेखाएं देता है और माइनस का आवेश उनको लेता है। और इस दौरान आपको कुछ इस तरह का डायग्राम देखने को मिलता है। और ये वाला प्रैक्टिकल जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हैं वो बच्चे इस प्रैक्टिकल को लैब में करेंगे 12th क्लास में। ये इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल है आप लोगों का क्लास 12th का। बस वो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए करेंगे, मैग्नेट के लिए सेम ऐसी होती है। ठीक, तो अब आप लोग पॉइंट नंबर 5 लिखें जल्दी से सब बच्चे। यह बल रेखाएं, यह बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर, यह बल रेखाएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है नीलम शर्मा, हम रिपीट कर रहे हैं तो जो तुम्हें नंबर आता है वही लिख लो। यह बल रेखाएं
धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक जाती हैं। यह बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक जाती हैं। यह बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक जाती हैं। लिख लिया। अब आप अगला पॉइंट देखना। अगला पॉइंट कहता है कि इसके बारे में कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये बात तो आप लोग निरक्षीय स्थिति में भी समझ चुके हैं। वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वहां पर दो बल रेखाएं एक दूसरे को ना काटें, इसलिए -q वाली जो लाइन थी जिसे हम E2 से बता रहे थे उसको वापस लौट के आना पड़ा था। याद आ रहा है कुछ डायग्राम? अभी 2 दिन अपन ने वही पढ़ा है, ताजा ताजा है तो याद भी होगा आपको दिमाग में। हम इधर डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं, याद आ जाएगा। निरक्षीय स्थिति का डायग्राम अपन ने कैसे बनाया था? ये +q आवेश है, ये -q आवेश है, ठीक। और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है जिसका नाम है AB, ये सेंटर पॉइंट O, ये लंबाई L, इधर की लंबाई L, कुल मिला के पूरी लंबाई हो जाती है 2L। वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर ऊपर की ओर एक बिंदु रहती है जिसका नाम है बिंदु P, जो निरक्षीय स्थिति में थी। इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। +q आवेश जो तीव्रता बना रहा था वो E1 बना रहा था जिसकी लाइन ए रही। -q आवेश जो तीव्रता बना रहा था वो E2 बना रहा था जिसकी लाइन ए रही। हमने बोला ये था कि इसमें से मान लो E1 वाली लाइन अगर आगे निकल गई इस तरह से, तो फिर E2 वाली लाइन इस तरह से आगे नहीं निकल सकती। क्यों? हमने बताया था कि अगर ये E2 वाली लाइन यहाँ से आगे निकली तो इस E2 वाली लाइन को आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? E1 वाली लाइन को काटना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा कि नहीं? इसे क्रॉस करके उस साइड जाएगी कि नहीं? और काटेगी तो क्या दिक्कत होगा? उस काटने की वजह से काटने के बाद ही इस तरह से आगे जाएगी E2। और ऐसा करने से होगा कि आपकी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बनेंगी, E1 की इस साइड और E2 की इस साइड। दो अलग अलग दिशाएं बन रही हैं। और वैद्युत क्षेत्र में दो दिशाएं कभी नहीं होती, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक ही दिशा होती है और ये दो दिशाएं होना संभव नहीं है। इसलिए दूसरी वाली बल रेखा जो थी E2 वाली, वो इसको काटती नहीं है बल्कि यहीं से वापस लौट जाती है। ऐसे एरो का निशान लगा के हमने आपको दिखाया था। तो क्या जवाब मिलता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगी, काटेंगी, तो फिर उनकी दो दिशाएं बनेंगी काटने से। और जब दो दिशाएं बनेंगी तो दो दिशाएं इसमें संभव नहीं है, क्योंकि ये सदिश राशि है। इसलिए इस वजह से दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो अगला पॉइंट लिख लो, 6 नंबर का 7 नंबर का जो भी हो उसे लिख लो। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक। अगली बात ये तो हो गई। अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये नहीं सोचना सबने इतने सारे लिखवा दिए। हम तो आप लोगों के नॉलेज के लिए लिखवा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी ओटी आ जाए, आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे कि आपने सारा पढ़ा हुआ है। रहा सवाल याद करने का, तो आप इसकी परिभाषा और जितने पॉइंट हम आपको लिखवा रहे हैं, लगभग 7-8 पॉइंट लिखवाएंगे, तो उनमें से जो आपको अच्छे लगे वो 5 पॉइंट आप याद कर लेना, बाद बाकी वैसे ही पढ़ लेना, जिससे इन पर अगर ओटी आती है तो आप लोगों से ओटी बच के ना जा पाए, आपके पूरे नंबर आ सके। और जिन बच्चों को नीट की तैयारी करना या जेई की, वो तो हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेना, उनके लिए तो जरूरी है। ठीक, वो हल्के में मत लेना इसको। अब अगला पॉइंट बनता है आपका कि अभी हमने आपको बताया था, एक सेकंड रुकना, पांच नंबर का आएगा पेपर में, 5 ही करने हैं।
आप 12th क्लास में आए हो, 10वीं क्लास में नहीं हो, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। इधर देखो सामने। तो अब बात ये है कि ये वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में बनती हैं। ये बात तो आप लोगों को पता है। जैसे अभी हम बता रहे थे आपको डायग्राम में, उसी डायग्राम को रिपीट करेंगे जिससे ज्यादा अच्छे समझ में आए। हम बता रहे थे ये माइनस का आवेश है और ये पूरा इस आवेश का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में कौन बनती है? बल रेखाएं। ये तो आपको पता ही है, ये बनी हुई है। और ये बल रेखाएं क्या करती हैं? कोई दूसरा आवेश आ गया तो उसको अपने पास खींच के लाएंगी, आकर्षित करेंगी या फिर प्रतिकर्षित करेंगी। यही काम करती है, आकर्षण या प्रतिकर्षित करने का। जैसे कोई दूसरा आवेश प्लस का आ गया तो ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को खींचेगा अपनी ओर, आकर्षित करेगा। किसके माध्यम से? बल रेखाओं के माध्यम से। लेकिन बात सोचने वाली यहाँ पर यह है कि अगर बल रेखाएं ज्यादा बनी, ज्यादा संख्या में बल रेखाएं हुई, बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास ज्यादा हैं, जिनको हम कह सकते हैं सघन। सघन का मतलब जानते हो ना? सघन का मतलब होता है एक दूसरे के ज्यादा नजदीक मात्रा में, सघन। अगर वैद्युत बल रेखाएं सघन हुई तो फिर ये माइनस का आवेश इस प्लस के आवेश को ज्यादा मजबूती से खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके माध्यम से, जिन वैद्युत बल रेखाओं के माध्यम से खींच रहा है, वो वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा हैं, ज्यादा संख्या में हैं, सघन हैं, इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा मजबूती से खींच पाएगा। और जब ज्यादा मजबूती से खींच पाएगा तो यहाँ पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र माना जाएगा प्रबल वैद्युत क्षेत्र। कैसा वैद्युत क्षेत्र माना जाएगा? प्रबल वैद्युत क्षेत्र। प्रबल का मतलब क्या होता है? आप लोगों की भाषा में बोल दे तो स्ट्रॉन्ग, मजबूत। अगर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा मात्रा में हैं, पास पास है, सघन है, तो वहां जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा? प्रबल वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ज्यादा ताकत से वो उसको खींच पाएंगी। ठीक। अब इसके बाद नंबर आता है कि अगर मान लो ये वैद्युत बल रेखाएं कम मात्रा में हो तो, ये तो ज्यादा की बात हो गई। अगर वैद्युत बल रेखाएं कम मात्रा में हो तो पहली बात तो कम मात्रा में होंगी तो दूर दूर होंगी, एक दूसरे से दूर दूर फैली होंगी। और जब ये वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी, कम मात्रा में होंगी, तो फिर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा? कमजोर बनेगा। और कमजोर को क्या कहते हैं? दुर्बल। क्या कहते हैं? दुर्बल। दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं कम संख्या में हुई, दूर दूर हुई, दूर दूर हुई तो उनको क्या बोलेंगे हिंदी भाषा में? विरल। सघन और विरल का मतलब तो जानते हो ना? विरल। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं विरल हैं, कम मात्रा में, दूर दूर हैं, तो फिर इनसे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो दुर्बल बनेगा। और अगर ये वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा मात्रा में सघन है, पास पास है, तो उनसे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो प्रबल बनेगा। तो अब इस पर आप पॉइंट लिखें जल्दी से, फटाफट अगला पॉइंट सब बच्चे। जहां वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, जहां वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, बच्चे बिना परमिशन के चले जाते हैं, सबसे गलत है। जहां वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र, वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र तथा जहां विरल होती हैं, तथा जहां विरल होती हैं, वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र बनता है। जहां वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र तथा जहां विरल होती हैं, वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र बनता है। जहां विरल होती हैं, वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, है ना? लास्ट पॉइंट लिखना, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं
कभी भी वैद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। बस कंप्लीट। अब आप इसको समझो कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। लिख लिया ना, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। और ये पॉइंट आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है, आपकी डेली लाइफ के नॉलेज के लिए भी, प्लस अगर आप कोई एग्जाम या इंटरव्यू देती है तो उसमें भी ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान से समझना कैसे। आपके पास एक ये बॉक्स है, ठीक, बॉक्स, और ये बॉक्स है चालक बॉक्स। चालक मतलब समझते हैं, किसी धातु का बना हुआ, लोहे का बनाओ, तांबे का बनाओ, एल्यूमिनियम का बनाओ, ये वैद्युत की चालक होती हैं। तो किसी चालक धातु का बना हुआ ये बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर आप देखें, ये आवेश रखा हुआ है, ठीक, कोई भी आवेश हो, प्लस का माइनस का किसी भी तरह का हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस बॉक्स के अंदर ये आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब बात ये बनती है सॉरी, पहली बात तो इस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बॉक्स के अंदर ही बनेगा। चाहे आपका आवेश कितना भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे आपका आवेश कितना भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्यों ना हो, वो चाहे तो बहुत बड़ा विद्युत क्षेत्र बना सकता है, ज्यादा वैल्यू का आवेश हुआ तो। लेकिन अब इस बॉक्स के अंदर बंद होने की वजह से, और याद रखना ये बॉक्स बंद होना चाहिए, पूरी तरह से खुला नहीं हो बिल्कुल भी, ये कंडीशन जरूरी है। ये बॉक्स पूरी तरह से बंद होना चाहिए, खुला होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। और ये आवेश यहाँ रखा है, बॉक्स पूरी तरह से बंद है, तो ये आवेश कितना भी बड़ा आवेश हो, अपना विद्युत क्षेत्र इस बॉक्स के बाहर तक नहीं बना सकता। इसका विद्युत क्षेत्र केवल इस बॉक्स के अंदर तक ही सीमित रहेगा। और अगर इस बॉक्स का ऊपर का हिस्सा खोल दिया जाए, इस तरह से खोल दिया जाए बॉक्स को, तो फिर जरूर अगर आवेश पावरफुल हुआ, ज्यादा बड़ा क्षेत्र बनाने लायक हुआ, तो ये आवेश आपका विद्युत क्षेत्र बाहर तक बना सकता है। लेकिन अगर आपका ये बॉक्स पूरी तरह से बंद है, चाहे लोहे का हो, एल्यूमिनियम का, किसी की भी धातु का ये बॉक्स हो, चालक बॉक्स, और इसके अंदर कोई आवेश रखा है, तो ये आवेश अपना विद्युत क्षेत्र इस बॉक्स से बाहर किसी कीमत पर नहीं बना सकता। क्यों? क्या वजह है उसके पीछे? क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं बनेंगी वो इस बॉक्स को क्रॉस करके इससे बाहर नहीं निकल सकती। वो वैद्युत बल रेखाएं केवल इसके बॉक्स के अंदर ही रहेंगी, वो इसको क्रॉस करके बाहर नहीं निकल सकती। और जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर नहीं होंगी तो बाहर वैद्युत क्षेत्र बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बन पाएगा? अगर मान लो कोई बाहर आवेश आ जाएगा तो ये वाला आवेश उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वैद्युत बल रेखाएं नहीं है, और वैद्युत बल रेखाएं नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, क्योंकि वो आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर पा रहा है वहां से किसी आवेश को। तो आप देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं केवल किसी चालक के अंदर ही बनती हैं, उस चालक से बाहर वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकलती अगर वो चालक बंद हो बॉक्स की तरह। तो समझ गए? इसलिए इसका वैद्युत क्षेत्र केवल अंदर तक ही बनता है, इसका वैद्युत क्षेत्र बाहर नहीं जाता। इसलिए हमने इस पे आपको पॉइंट लिखवाया है कि वैद्युत बल रेखा हमेशा किसी चालक के अंदर ही रहती हैं, या बाहर है तो बाहर ही रहती हैं, चालक को क्रॉस नहीं करती हैं, चालक के एक ओर से दूसरी ओर नहीं निकलती हैं। इसी का आप उल्टा करके देख लो। जैसे मान लो कोई बॉक्स है और ये बॉक्स पूरी तरह से बंद है, ध्यान देना, ये बॉक्स कैसा है? पूरी तरह से बंद है, और कोई आवेश आपका यहाँ रखा हुआ है, ठीक। तो अब इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बाहर चाहे कितना भी बन जाए, लेकिन इस बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी इस आवेश का विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स बंद है और एक चालक बॉक्स है,
और इस चालक बॉक्स के अंदर इसकी वैद्युत बल रेखाएं नहीं आ सकती, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं बंद और चालक बॉक्स के ना तो अंदर से बाहर जा सकती हैं ना बाहर से अंदर आ सकती हैं। अगर आवेश अंदर है तो उसकी बल रेखाएं केवल अंदर रहेंगी, और अगर आवेश बाहर है तो उसकी बल रेखाएं केवल बाहर रहेंगी, एक ही साइड रहेंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं एक ओर से दूसरी ओर नहीं निकल सकती, इसलिए इनका वैद्युत क्षेत्र केवल एक ही ओर बनता है। आवेश बाहर है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर बनेगा, आवेश अंदर है तो वैद्युत क्षेत्र अंदर बनेगा। अब आप लोग एक जल्दी से हमारा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग सुन लें, जो अक्सर कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है लोगों से, तो आप उसे समझें। सीडीएस वगैरह के जो इंटरव्यू होते हैं आप लोग देखेंगे 12th के बाद, तो उसमें ज्यादातर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, डेली लाइफ का क्वेश्चन है, और उसका जवाब आप लोग कल हमें देना। अभी केवल क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ये है कि आप बरसात के मौसम में कहीं जा रहे हैं, ठीक, बरसात के मौसम में, और आप हाईवे पर चल रहे हैं, और आप जा किससे रहे हैं, कार से, ठीक, और आप हाईवे पर चल रहे हैं, और अचानक बिजली गरजने लगती है, वो भी जोर से, और आपको डर है, संभावना है कि बिजली गिर सकती है, हो सकता है कि आपके आसपास कहीं गिर जाए। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप कार से निकल करके कहीं आसपास किसी घर के अंदर भागने की कोशिश करेंगे छुपने के लिए, या फिर कार को वहीं रोकेंगे और उसके दरवाजे या उसकी विंडो ओपन करके आराम से पहले रेस्ट कर लेंगे किसी पेड़ के नीचे लगा के, फिर चलाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि कार को पूरी तरह से पैक करेंगे और चलती रहने देंगे। तीन ही ऑप्शन है आपके पास, चौथा ऑप्शन जरूर हो सकता है, तीन में से हमें कोई जवाब आते ही नहीं है। इन तीनों ऑप्शन में से आप क्या करेंगे, इसके बारे में कल आप लोग हमें बताना, फिर हम इसका जवाब आप लोगों को बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा, और इसके आगे का क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। समझ गए ना तीनों ऑप्शन? पहला ऑप्शन, कार को छोड़ के भागेंगे किसी के घर के अंदर बचने के लिए। दूसरा ऑप्शन, कार की विंडो को ओपन कर लेंगे, थोड़ा देर इंतजार करेंगे, मौसम सही हो जाएगा फिर निकलेंगे। और या फिर तीसरा लास्ट ऑप्शन की कार को पूरी तरह से बंद करेंगे और चलती रहने देंगे। समझ गए बात को? अब आप लोगों को इसका जवाब देना है। सब लोगों ने क्वेश्चन सुन ही लिया होगा, और ये आंसर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चन आज पूछा है इसका जवाब हम आपको कल बताएंगे, और ये रीजनिंग क्वेश्चन है 12th का, चैप्टर खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्योंकि जब आप भविष्य में कोई एग्जाम या कोई इंटरव्यू देते हैं तो ये पूछे जाते हैं, इसलिए। ठीक, आज के लिए इतना काफी है बेटा। किसी बच्चे का कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बोलो।